हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, अब हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सिविक्स, राज व्यवस्था कहिए या पॉलिटिकल कहिए, जिसका नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हो गया है, का आज चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। यह वीडियो सीटेट एवं किसी भी पेपर के जीके जीएस एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करने वालों के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए वाचर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अध्याय 1 विविधता की समझ, क्लास 6 एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की अध्याय पहला, विविधता की समझ। तो विविधता, आप किस प्रकार से विविधता को समझते हैं, यह काफी रोचक बात है। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, या आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ के माहौल, अपने समाज पे चारों ओर नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। भारत में विविधता इन्हीं कारणों से है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? यह प्रश्न का उत्तर आपको इस अध्याय में मिलेगा। ये देखिए, एक ही बच्ची का देखिए पहनावा, रहन सहन, दोनों बच्चियों का अलग अलग दिया हुआ है। आपके उम्र के 3 बच्चे जो ऊपर दिखाए गए हैं चित्र के माध्यम से, वो बनाए गए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इस तीनों से भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों भी चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। दोस्तों, थोड़ा गले में खराश होने से आवाज़ कंप्लीट बढ़िया से हो सकता है ना आ रही हो, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, 7 जुलाई को है, इसलिए कंटिन्यू आपको मिलता रहे। तो थोड़ी तकलीफ़ होने के बाद भी बोल करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए, जिस क्लास की ये बात है। आप, हम तो कंपटीशन के दृष्टि से हैं, लेकिन यह 6 क्लास के बच्चों के लिए तैयार बुक है। तो अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे।
कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो अब देखिए, दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? अब आप हिंदी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलता है, दोनों का भिन्न लैंग्वेज है, तो क्या उससे दोस्ती करना आसान होगा? नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा की ही समझ नहीं होगी। नीचे दी गई एक कहानी है, इस कहानी के बारे में आप देखिए। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के की कहानी है। छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्योंकि वह हर रोज़ इंग्लिश का अखबार मांगते थे। आज वो उसे हिंदी का अखबार मांगे, तो इसलिए उसने प्रश्न किया, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। यही देखिए फिगर है, यह अखबार बेचने वाला और यह व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल, पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब लड़के ने सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसका मैं क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। वह पूछा, वह सब्जेक्ट के बारे में अखबार बेचने वाला नहीं जान रहा है। उस सब्जेक्ट को सुन करके फिर पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो ट्रैफिक पे दोनों खड़े थे, तो बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। तब वो पूछता है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। क्या बोला? मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? अब लड़का उससे नाम पूछता है, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है।
मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? तो समीर का यहाँ देखिए पर्यायवाची पूछ देता है, क्योंकि यह किताब में है। तो समीर का पर्यायवाची हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी नज़र ऊपर नहीं, उसने जो है नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हीं दोस्त बनने से रुक पाए? तो ये जो है अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। तो ये कहानी थी पोइली सेन गुप्ता की, द लाइट्स चेन पर आधारित थी। अब जो है यहाँ से समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अब आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा। देखिए, दो समीर में कितनी विविधता है। यही विविधता की परिभाषा है। जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती, यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का ही रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप भी है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं? इस पर जो है आपको विचार करना चाहिए। समीर जो है, अगर आप कुम्हार के घर में, यदि आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वहीं बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यह भी एक बात है कि विविधता जो है जीवन में समृद्धि भी लाती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी।
आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे भिन्न स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ये कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नज़दीक रहे हैं और उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि उनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है। उन सभी कहानीकारों या कहानी, ये देखिए, ये है, सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो अब देखते हैं भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम अपनी विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। ये पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। तो ठहरने का कारण क्या था कि यात्रा में बहुत समय लगता था। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह को अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं,
वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें, क्योंकि लद्दाख सबसे ऊपर है उत्तर में और केरल सबसे दक्षिण में है। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। तो लद्दाख उत्तर में है और केरल दक्षिण में है। ये दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी सूची बनाइए। ये देखिए, ये इस प्रकार से लद्दाख ऊंचे पहाड़ों जैसे रेगिस्तान, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, ठंडा रेगिस्तान जिसे कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो पीने के लिए पानी का व्यवस्था कहाँ से होता है, तो वहीं बर्फ पिघलता है, तो ये पानी पीने के लायक होता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म के बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो प्रश्न बनता है कि पश्मीना ऊन जो है किससे बनता है। तो पश्मीना ऊन बकरी से मिलता है और यह बकरी कहाँ पाई जाती है, तो लद्दाख में। कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में। तो पश्मीना ऊन कैसे बनता है, तो बकरी से। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो पश्मीना ऊन के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते हैं। तो मध्य एशिया का काफिला कैसे पहुँचता है, तो लद्दाख से होकर के ही भारत में प्रवेश करता है, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। क्या लेकर, कच्चा रेशम, मसाले और दरिया। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। तो बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा था, तो लद्दाख के रास्ते से। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो केसर सागा क्या है, तो केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है। तिब्बत का ग्रंथ है जो लद्दाख में प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये देखिए, पश्मीना साल बनाया जा रहा है लद्दाख में। अब केरल के बारे में देखते हैं। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। कहाँ, ध्यान रखिए, दक्षिण और पश्चिम के कोने में। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिर्च, लौंग, इलायची यहाँ मिलती है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी भारत में कहाँ आए थे, तो केरल में आए थे। केरल में ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत
संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो संत थॉमस जो है कौन थे? तो ईसा मसीह के दूत थे। और ये सबसे पहले कहाँ आए थे? तो केरल में आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? तो संत थॉमस को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो यहाँ भारत आया था, रिहला नामक पुस्तक लिखा है। अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती है। ये देखिए, केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम पर्व केरल में, पोंगल तमिलनाडु में। केरल में ओणम और पोंगल तमिलनाडु में। तो यहाँ से ओणम के बारे में खूब पूछता है कि ओणम कहाँ मनाया जाता है। वास्को डी गामा, आप नाम सुने होंगे वास्को डी गामा। ये देखिए मछली पकड़ने की ये जाल है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा जो है कालीकट के समुद्र पे पहुँचे थे 1498 में, और वहीं जमोरिन जो शासक था उनका स्वागत किया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तो चीना वाला क्या है? तो मछली पकड़ने के लिए चीनी एक जाल है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो केरल के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? मछली, सब्जी और चावल। अब देखते हैं, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब जो है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भिन्न, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। दीन खून के प्यारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दीन खून के हमारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना।
दिन खून के हमारे भूल न जाना। हिंदू मुसलमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना। यह जो है भारतीय जन नाट्य संघ का एक कविता है। ये देखिए, ये आज़ादी के समय की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित नेहरू झंडा फहराते हुए। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें बहुत से लोगों की जाने गई और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत 19 शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप हमारे झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, तो भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान की रचना किसने किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है जब चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, कल अगले चैप्टर में मिलेंगे।